और जो हमारे अभ्यर्थी थे, जो फ्रेंड्स थे, उनके साथ उस तरह का व्यवहार और चेकिंग करी गई जैसे वो कोई टेररिस्ट होंगे, उनके पास कोई बॉम्ब होगा, उनको पूरी तरीके से चेकिंग करी गई कि आप क्या लेके जा रहे हैं। हमें बहुत दुख हुआ कि हमारे सुनने वाला ना तो यूपीएससी है ना सरकार सुन रही है। हमें अपना कोर्ट के जरिए हमें अपना पूरा का पूरा प्रोसेस तो हमने किया है, हमने कोर्ट के दरवाजे खटखटाए हैं, लेकिन क्या आज प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप मन की बात बताते हैं, हम सुनते हैं आपके मन की बात, क्या आप छात्रों की मन की बात सुनेंगे? यूपीएससी को, डीओपीटी को, गवर्नमेंट को भी इस चीज़ का संज्ञान लेना चाहिए, कॉग्निजेंस लेना चाहिए कि ये मुद्दा ऐसा है। देखिए, कोर्ट जाने में भी किसी को मज़ा नहीं आ रहा है। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। दरअसल इस वक्त मैं प्रेस क्लब में मौजूद हूं और साफ तौर पर यूपीएससी जब मैं बोलूंगी तो आप साफ तौर पर जानते हैं कि हर साल लाखों करोड़ों बच्चे इसका एग्ज़ाम देते हैं। कुछ लोग सिलेक्शन प्राप्त करते हैं तो कुछ लोग जीतते हैं या फिर सीखते हैं, जाहिर तौर पर। लेकिन इस बीच में जो समस्याएँ आती हैं, जिन पर बातचीत करना ज़रूरी हो जाता है, उसी को लेकर यहाँ पर तमाम लोग हैं। मैं एक एक करके बातचीत करना चाहूंगी। सर, क्या नाम है आपका? उमेश प्रताप सिंह। सर, क्या नाम है आपका? साकेत जैन। साकेत जैन, आपने मुझे बताया अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आप एडवोकेट भी। यहाँ आने का आज मकसद क्या रहा? देखिए, आज ये था कि कोर्ट में हमारा मैटर पेंडिंग है। हमने बहुत ब्रीफली आपको समझाया कि हमारा केस क्या था। हमें मैं चाहूँगी कि संक्षेप में, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने बताया है, लेकिन अभी इंटरव्यू चल रहा है, तो आप थोड़ा संक्षेप में बताइए कि क्या मुद्दा था, क्या समस्याएं थी, क्यों आना हुआ? हाँ जी, देखिए, इस केस में मुद्दा क्या है, यूपीएससी आईएएस का एग्ज़ाम कराता है। उसमें प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होता है जिसमें 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 जनरल स्टडीज़ का रहता है, पेपर 2 सीसेट रहता है, एप्टीट्यूड। तो ये पेपर 2 का मुद्दा है। पेपर 2 में सीधा नोटिफिकेशन में, एक स्टैट्यूटरी नोटिफिकेशन में यूपीएससी ने सिलेबस दिया है कि आपसे जो न्यूमेरेसी के सवाल होंगे वो क्लास 10th के पूछे जाएंगे, और जो बाकी डाटा इंटरप्रिटेशन और क्वेश्चंस है उनका लेवल भी क्लास 10th लेवल पे ही होगा। बट इस बार यूपीएससी ने क्या किया, यूपीएससी ने ना कि क्वेश्चन सिर्फ आउट ऑफ सिलेबस पूछे जो कि सीधे क्लास 11 12th के टॉपिक्स हैं, बाकी इन्होंने सीधे क्वेश्चन आईआईटी जेईई एग्जामिनेशन और कैट के एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस अपने क्वेश्चन पेपर में एज इट इज़ डाल दिए हैं। अब आप ये समझिए कि आईआईटी जेईई की रिक्रूटमेंट का पर्पस पूरा अलग है। उनको एक इंजीनियर चाहिए जो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में एक्सपर्ट होना चाहिए, और कैट में आपको एक एमबीए में मैनेजर बनाइए जो उसका एक्सपर्टीज़ चाहिए। यूपीएससी इज़ अ जर्नलिस्ट एग्ज़ाम। आपको हर फील्ड का बंदा आप इनकरेज करते हैं कि कोई हिस्टोरियन है, कोई ज्योग्राफी से है, कोई लॉयर है, कोई इंजीनियरिंग है। बच्चों को ये एहसास कब हुआ कि वो जो एग्ज़ाम देने आए हैं वो बहुत डिफ़िकल्ट है? खबरों के माध्यम से या जब बैठे थे तभी? नहीं, जैसे ही उन्होंने एग्ज़ाम दिया, आप देखिए उस टाइम पे आप GS1 का पेपर देते हैं, वो 2 घंटे के पेपर के बाद 3 घंटे आपको बीच में गैप होता है। उस 3 घंटे में भी मैं आपको बता रहा हूँ इन्फॉर्मेशन के लिए, सेंटर वाले बोलते हैं कि आप यहाँ नहीं रुक सकते, आप बाहर जाइए, गर्मी में, जून में एग्ज़ाम होता है। उसके बाद आके उस मनोस्थिति में आप एग्ज़ाम के लिए बैठते हैं, तब आपको पता चलता है कि पेपर ऐसा है कि जो कि अटेम्प्ट ही नहीं हो सकता। सॉल्व करने की बात नहीं कह रहा मैं, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सॉल्विंग एंड अटेम्प्टिंग अ क्वेश्चन। आप ऐसा क्वेश्चन दीजिए, आपके पास, आप फॉर एग्जांपल मैं बोलूँगा, उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम हुआ, स्टेट सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम होते हैं, उनका भी सिलेबस सीसेट वाला ही है, यूपीएससी का सेम सिलेबस है, बट वो भी तो क्वेश्चंस एक रीजनेबल तरीके से पूछते हैं। अगर आपको आईआईटी जेईई वाले सवाल ही पूछने हैं तो आप अपने सिलेबस में लिख दीजिए, हमें उन्हीं लोगों को आईएएस बनाना है जिनको एडवांस मैथमेटिक्स आना चाहिए, तो आप वो भी नहीं लिख रहे हैं। क्या आपको ये तमाम सवाल जो आप उठा रहे हैं, क्योंकि ये करोड़ों बच्चे के सवाल होंगे जो आप इस वक्त उठा रहे हैं, उसकी जवाबदेही क्या अभी तक आप लोगों को मिली है? देखिए, अभी कोर्ट में मैटर पेंडिंग है। हमें कोर्ट से पूरी उम्मीद है कि हमें वहाँ से न्याय मिलेगा, तो वो मैटर वहाँ पे सब जुडिस है, तो हम उस पर अभी कुछ नहीं बोल सकते। बट एक तरीके से यूपीएससी को, डीओपीटी को, गवर्नमेंट को भी इस चीज़ का संज्ञान लेना चाहिए, कॉग्निजेंस लेना चाहिए कि ये मुद्दा ऐसा है। देखिए, कोर्ट जाने में भी किसी को मज़ा नहीं आ रहा है, मतलब इट्स नॉट अ प्लेस वेर यू वुड एंजॉय। तो आप परेशान हैं, आपके पास और कोई आपकी रिप्रेजेंटेशन रिजेक्ट हो गई है, आखिरी ऑप्शन हर बंदे का कोर्ट होता है। तो अभी आप कोर्ट आए हैं,
तो इसीलिए उम्मीद है कि कोर्ट कुछ करेगी, बट हमारी तकरीबन कितने बच्चों की समस्याएं उठा रहे हैं और कितने लोग आपके पीछे हैं, क्योंकि आप एज अ एडवोकेट ये बातें रख रहे हैं, लेकिन आपके पीछे कितने लोग? देखिए, मैं बोलूँगा इससे लाखों लोग अफेक्ट हुए हैं। हमने यूपीएससी से ये एक आरटीआई से हमने ये डेटा मांगा यूपीएससी से कि आप हमें इतना बताइए कि 2015 से लेकर 23 तक कितने बच्चों ने सीसेट का एग्ज़ाम दिया और कितने उसमें पास हुए। अगर हम कह रहे हैं कि ये मुश्किल है तो श्योर है कि इस बार के जो बच्चे सीसेट में क्वालिफाई होंगे उनकी परसेंटेज कम होगी, बट ये डेटा यूपीएससी कभी शेयर नहीं करता है। आरटीआई फाइल हुई बहुत सारी ऑन रिकॉर्ड है, आपको दिखा सकते हैं। उसमें यूपीएससी का रिप्लाई आया कि ये डेटा हमारे पास कंपाइल्ड फॉर्म में है ही नहीं। आप उनका रीज़न देखिए, आप हर साल एग्ज़ाम लेते हैं, आपको पता है कितने स्टूडेंट क्लियर कर रहे हैं, और आपका रिप्लाई देखिए कि हमारे पास डेटा कंपाइल्ड फॉर्म में नहीं है। सो बेसिकली वो नहीं जवाब देना चाहते, वो चाहते ही नहीं कि उनकी कोई जवाबदेही हो, वो सिर्फ इस इम्यूनिटी से जीना चाहते हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं, सो नो वन शुड क्वेश्चन अस। इतना टाइट, इतना टफ एग्जामिनेशन, मतलब सेंटर को पेपर इतना टफ क्यों बनाया जाएगा? तो कारण क्या होगा? देखिए, बात डिफ़िकल्टी की है ही नहीं है। हम ये कह भी नहीं रहे कि पेपर इस लेवल का डिफ़िकल्ट है, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि आपने आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछे। दूसरा, हम ये बोल रहे हैं कि किसी पेपर में आपने अगर 33% मार्क्स रखे हैं तो उसका कोई पर्पज़ है। आपने आईआईटी और कैट से क्वेश्चन ले लिए, वहाँ पे तो 33% नहीं है। यहाँ 33% का मतलब क्या है कि एक मिनिमम लेवल का आपको एप्टीट्यूड चाहिए, बट आपने इस लेवल का पेपर बना दिया है कि वो 33% भी आप नहीं ला पा रहे हैं। तो उससे क्या होगा, जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड वाले बच्चे हैं वो पेपर 1 में कट ऑफ सिर्फ पेपर 1 की बनती है, वो जब पेपर 2 ही क्लियर नहीं करेंगे तो वो प्रोसेस से बाहर ही हो जाएंगे। सीधे तौर पर ये समस्याएं तमाम लोगों की हैं, और मैं आपको बताना चाहूँगी कि जिस प्रकार से ये बता रहे हैं कि जाहिर तौर पर सवाल ये नहीं है कि पेपर को टफ बनाया गया है, सवाल ये है कि आखिरकार जो दिशा निर्देश दिए जाते हैं कि इसमें 10वीं तक आती है मैथ्स, ये उससे अपर लेवल का है। यहाँ पर जाहिर तौर पर ये कोऑर्डिनेट भी कर रही थी, हम सीधे तौर पर इनकी बातें भी सुनेंगे। वो इस पेपर को कैसे क्वालिफाई करें? सरकार के किन किन अधिकारियों से आप लोगों की इस मुद्दे पर बातचीत हो रही है? देखिए, हम लोगों ने हमने ऑल ओवर इंडिया से बहुत सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं जिन्होंने लेटर लिखा है पीएमओ को, जिन्होंने लेटर लिखा है यूपीएससी को। रिप्रेजेंटेशंस हमने 16,000 रिप्रेजेंटेशंस यूपीएससी को लिखी है। हमने प्राइम मिनिस्टर ग्रीवेंस पोर्टल में भी अपनी बातें लिखी हैं। हमने हैंड रिटन लेटर्स भी अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ को लिखे हैं। लेकिन आप यकीन मानिए, हमें बहुत दुख हुआ कि हमारी सुनने वाला ना तो यूपीएससी है ना सरकार सुन रही है। हमें अपना कोर्ट के जरिए हमें अपना पूरा का पूरा प्रोसेस तो हमने किया है, हमने कोर्ट के दरवाजे खटखटाए हैं, लेकिन क्या आज प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप मन की बात बताते हैं, हम सुनते हैं आपके मन की बात, क्या आप छात्रों की मन की बात सुनेंगे? अच्छा, आपने कहा कि तमाम जगहों पर दिया गया है, आपने ये ज्ञापन तमाम जगहों पर दिया है, तो जाहिर तौर पर कुछ आश्वासन तो मिला होगा आपको? देखिए, हमें अभी कहीं से भी कोई आश्वासन नहीं मिला है। हमने हैंड रिटन लेटर्स भी लिखे हैं, हमने प्राइम मिनिस्टर जी को भी हम लोग हैंड रिटन लेटर लिखे हैं, और हमने आरटीआई तक करी यूपीएससी में डाली है, लेकिन अभी तक हमें सरकार की तरफ से और यूपीएससी की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया है। अच्छा, देखिए, आपने बताया आप खुद छात्रा रही हैं, आप खुद छात्रा हैं, तो जाहिर तौर पर उस बीच में ये समस्याएं जो हैं वो तो हैं ही, लेकिन मानसिक तनाव किस कदर ये लोग झेलते हैं, मैं सीधे तौर पर जानना चाहूँगी। देखिए, पहले मैं आपको बताती हूँ मानसिक तनाव कब होता है, जब अभ्यर्थी को ये पता हो कि मेरे जो गलती के कारण ही पेपर खराब गया है, तो अभ्यर्थी सीख लेता है और आगे बढ़ता है। लेकिन आप एक ऐसी परिस्थिति में हैं जहाँ गलती आपकी है ही नहीं, आपने साल भर पढ़ाई करी और आपको पता है कि आपने बिल्कुल अपनी जगह सही किया है, तो ऐसे समय में सबसे ज़्यादा मानसिक प्रताड़ना होती है कि अभ्यर्थी अब अगले साल के लिए भी तैयारी करे तो क्या करे। और जिसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स तो ऐसे हैं जिनका 2023 लास्ट अटेम्प्ट था, तो आप सोचिए, कोई बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो पिछले साल तक इंटरव्यू अपीयर हुए और इस साल उनका प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन क्लियर नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि उनके अंदर काबिलियत तो है, लेकिन यूपीएससी ने सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट में आउट ऑफ सिलेबस जाके क्वेश्चंस पूछे, तो ये बहुत बड़ा भेदभाव है। आप लोगों ने प्रदर्शन नहीं किया, आप लोगों ने अपनी बातें नहीं उठाई, आप अभी उठा रही हैं, मैं आपसे बात कर रही हूँ जाहिर तौर पर, लेकिन इससे पहले किस प्रकार से आप लोगों ने प्रदर्शन किए हैं? देखिए, हम लोगों ने एक छोटा सा सोचा था, इंडिया गेट पे एक साइलेंट कैंडल मार्च निकालेंगे और साइलेंट प्रोटेस्ट होगा वो, जहाँ पर कोई शोर शराबा नहीं होगा। हम लोग
इंडिया गेट पे हम लोग इकट्ठे होंगे। लेकिन जैसी सरकार को और दिल्ली पुलिस को ये बात पता चली, उन लोगों ने उस दिन 18 जून का दिन था जहाँ तक मुझे ध्यान है, उन्होंने तुरंत ही वहाँ पर धारा 144 लगा दी। और जो हमारे अभ्यर्थी थे, जो फ्रेंड्स थे, उनके साथ उस तरह का व्यवहार और चेकिंग करी गई जैसे वो कोई टेररिस्ट होंगे, उनके पास कोई बॉम्ब होगा, उनको पूरी तरीके से चेकिंग करी गई कि आप क्या लेके जा रहे हैं। हम ये बताना चाहते हैं सरकार को कि हम सरकार के खिलाफ नहीं है, हम यूपीएससी के खिलाफ भी नहीं है, लेकिन यूपीएससी ने जो इस तरह का अनफेयरनेस इस बार किया है, अन्याय किया है, हम उसके खिलाफ हैं। हम भी अभ्यर्थी हैं और सरकारी सेवा के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो हमें भी तो सरकार को ही एट लास्ट हमें भी सरकार को ही सर्व करना, हम देश को सर्व करना चाहते हैं। कितने बच्चे परेशान हैं, क्योंकि आप लोग तो अभी कुछ चुनिंदा लोग दिखाई दे रहे हैं इस वक्त, और कैमरे पर भी चुनिंदा लोग ही अभी आ सकते हैं, लेकिन आपके पीछे कितने लोग हैं, कितने लोग जुड़े हुए हैं, कितनों की आवाज़ बनकर आप सामने आ रही हैं? देखिए, आज अनफेयर सीसैट प्री हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है जिसमें 13,000 से ज़्यादा कैंडिडेट्स आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं और लगातार हमारे ग्रुप की जनसंख्या बढ़ती जा रही है। उसके अलावा ऐसे हज़ारों कैंडिडेट्स हैं जो इस प्रॉब्लम से ग्रस्त है। शायद आज कोई ग्रामीण क्षेत्र से कोई व्यक्ति हो, कोई नॉर्थ ईस्ट से कोई व्यक्ति है जो हमारे साथ कांटेक्ट में नहीं है, लेकिन सीसैट और जो भी मुद्दे आज हमने यहाँ पर अपने उठाए हैं, वो सब के सब उनके साथ ये मुद्दे हैं और वो चाहते हैं कि इन मुद्दों का फाइनली कुछ ना कुछ सॉल्यूशन जरूर निकले, क्योंकि हर कोई अब यूपीएससी द्वारा ये जो अन्याय है उससे परेशान हो चुका है। आप जिन लोगों का नहीं क्वालिफाई हुआ उन पर आरोप प्रत्यारोप भी जाहिर तौर पर लगते रहते हैं, खेद भी है, लेकिन मैं पूछना जरूर चाहूँगी, थोड़ा तीखा सवाल हो सकता है आपके लिए, कि कहा जाता है कि नहीं हुआ इसलिए अब बहाना रह गया है हाथ में, उस पर क्या कहना चाहोगे? देखिए, हम लोग वो कैंडिडेट्स थे जिन्होंने पहले सोचा कि अगर नहीं हुआ है छोड़ो। बात ऐसी नहीं है कि हम लोगों के अंदर काबिलियत नहीं है, कहीं पर प्राइवेट सेक्टर में भी डेफिनेटली जॉब मिल जाएगी, लेकिन जब हम बाहर निकल के आए वो सब इसलिए निकल के आए कि अन्याय हुआ है। एक आपको बात कहना चाहूँगी कि आज हर एक अभ्यर्थी को ऐसा लग रहा है जैसे कोई महाभारत का युद्ध होगा और हम अधर्म के खिलाफ खड़े हैं। ये जितने भी कैंडिडेट्स आज आपको सामने दिख रहे हैं ना, ये वो कैंडिडेट्स हैं जो कि अन्याय के खिलाफ है, अधर्म के खिलाफ है, और इसलिए हमें ये आना पड़ा है मजबूरी में, क्योंकि बात सिर्फ हमारी नहीं है, आगे आने वाली कई जनरेशन की और देश के भविष्य की है। अगर इस तरह के फॉल्टी प्रोसीजर के थ्रू, रिक्रूटमेंट प्रोसेस के थ्रू देश के IAS IPS ऑफिसर्स चुने जा रहे हैं, तो सोचिए देश के भविष्य कितना अंधकार में डूब सकता है, और हम लोग नहीं चाहते कि ऐसा कुछ भी गलत हो। तो क्या मांगे हैं? आखिरी सवाल, क्या चाहते हैं आप लोग? देखिए, हम पहले तो यही चाहते हैं कि इस साल जो सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट है उसका क्वालिफाइंग मार्क्स कम किए जाए। दूसरा, यूपीएससी ने अपने विजन डॉक्यूमेंट में 2019 में सरकार को ये रिकमेंड किया था कि सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट को हटा दिया जाए। सरकार उस पर ज़रूर अमल करे, क्योंकि ये बिल्कुल सही समय है। तीसरी डिमांड है, जो जनरल स्टडीज़ का पेपर इस बार किया गया उसमें भी बहुत ज़्यादा इरेगुलरिटीज़ है, अनियमितताएँ हैं, तो उसके लिए भी एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन हो और वो डिसाइड करे कि पेपर सच में इस तरह का था कि एक स्टैंडर्ड लेवल को फॉलो नहीं कर रहा था। चौथी डिमांड है कि सीसैट के कारण बहुत सारे अभ्यर्थी पहले भी उनका अटेम्प्ट खराब हुआ है, और साथ में जो पैंडेमिक है उसके कारण कॉम्पनसेटरी अटेम्प्ट अभ्यर्थियों को ज़रूर मिलना चाहिए। और साथ में पांचवी डिमांड है कि लेटरल एंट्री में जो प्रोसेस के थ्रू रिक्रूटमेंट हो रहा है उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और सोशल जस्टिस के प्रिंसिपल्स को जरूर फॉलो करना चाहिए। तो देख लीजिए, तमाम मांगों को लेकर ये तमाम छात्र यहाँ पर प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में मौजूद थे, और इन लोगों ने जिस प्रकार से चर्चाएं करी वो बातें तो आप सीधे तौर पर सुनेंगे ही, लेकिन आप समझिए कि आखिरकार किस प्रकार से अलग अलग तरहों से धोखा किया जा रहा है उन तमाम छात्रों के साथ जो इस देश को सेवा देना चाहते हैं। फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया बताना बिल्कुल न भूलें। कैमरा पर्सन तौहिद के साथ ज्योति यादव, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।